वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। एंड ये है पार्ट 4। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम की पहचान के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ऊडोगोनियम की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि इसके अंदर शाखिक तंतु होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, या फिर इसके अंदर कैप्सेल्स की उपस्थिति होती है, या फिर ये सभी। तो ऊडोगोनियम के अंदर ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अशाखित तंतु होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, कैप्सेल्स यहाँ पे होती है, और तीनों ही चीजें मिलेंगी ऊडोगोनियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में कोशिका विभाजन का आधुनिक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? स्मिथ और बावर ने, कृष्ण ने, या फिर बावर ने, या फिर आर.एन. सिंह ने? तो जो ऊडोगोनियम के में कोशिका विभाजन का जो आधुनिक सिद्धांत है, ये स्मिथ और बावर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में कायिक जनन होता है। ठीक है, कैसे होता है? विखंडन द्वारा, अमाइलम स्टार्च द्वारा, ट्यूबर्स द्वारा, या फिर जैमा द्वारा? तो ऊडोगोनियम के अंदर विखंडन, ठीक है, विखंडन द्वारा क्या होता है? यहाँ पे कायिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, कैसे होता है? जूस्पोर्स द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के निर्माण से, काइनेट्स के थ्रू, या फिर सभी के थ्रू? तो ऊडोगोनियम के अंदर इन सभी मेथड्स के थ्रू, ठीक है, जूस्पोर्स के थ्रू, एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू, काइनेट्स के थ्रू अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में जूस्पोर का निर्माण के समय एक जूस पोरेंजियम में कितने जूस पोर्स बनते हैं? ठीक है, एक जूस पोरेंजियम होगा और उस जूस पोरेंजियम के अंदर ऐसे जूस पोर्स बनेंगे। तो इस एक जूस पोरेंजियम के अंदर ये कितने जूस पोर्स बनते हैं? 16 से 32 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, या फिर एक ही बनता है, या फिर ये 4 से 8 होते हैं? तो ऊडोगोनियम के अंदर 8 से 16 जूस पोरेंजियम के अंदर जूस पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में मादा जननांग ऊडोगोनियम के साथ विकसित होने वाली कोशा कहलाती है। ठीक है, उस कोशा को, सेल को क्या कहा जाता है? पुत्री कोशा, ऊडोगोनियल मातृकोशा, या फिर इसको सफल्टरी या फिर सपोर्टिंग कोशा बोला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन कोशिकाओं को बोला जाता है सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, सफल्टरी या फिर सपोर्टिंग सेल्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में अंड यानी एग अथवा ओवम का विकास होता है। कैसे होता है? संचित भोज्य पदार्थ से, संपूर्ण जीव द्रव्य से, या फिर केंद्रक से, या फिर क्लोरोप्लास्ट से? तो ऊडोगोनियम के अंदर जो यहाँ पे ओवम है उसका विकास होता है, या फिर ऊडोगोनियम के अंदर एग या फिर ओवम का विकास होता है इसके संपूर्ण जीव द्रव्य द्वारा। ठीक है, इसका जो जीव द्रव्य होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, उसके थ्रू यहाँ पे ओवम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोर्टिंग कोशा, ठीक है, जो सपोर्टिंग सेल्स होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका क्या काम होता है? ऊडोगोनियम के विकास में, नेनेंड्रीम विकास में, या फिर इसका अंड के विकास में, या फिर एंथ्रोजोइड्स के विकास में? तो ये जो सपोर्टिंग सेल्स है, ये जो है नेनेंड्रियम के विकास में हेल्प करते हैं। ऊडोगोनियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेनेंड्रियम एंड मैक्रेंडस टाइप के दो फॉर्म होती है। तो ये जो नेनेंड्रियम होता है उसके विकास में सपोर्टिंग सेल्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में नर जननांग एंथ्रीडियम और एंथ्रोजोइड्स का विकास होता है मैक्रेंडस फॉर्म्स में, नेनेंड्रस फॉर्म्स में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नर जननांग है ये मैक्रेंडस और नेनेंड्रस दोनों ही टाइप के अंदर देखने को मिलता है। कौन ऊडोनियल्स का सदस्य है? ठीक है, ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, तो इन ऑर्डर्स में से कौन सा इसका सदस्य है? ऊडोगोनियम, या फिर ऊडोक्लैडियम, या फिर बल्बोचिटे, या फिर सभी? तो ऊडोगोनियल्स के सदस्य ये सभी है। ठीक है, तीनों के तीनों ये क्या है? ये ऊडोगोनियल्स ऑर्डर के सदस्य है। कैप कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। जो ऊडोगोनियम है उसकी पहचान के लिए कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं कि उनके अंदर कैप सेल देखने को मिलती है। तो ये कैप सेल पूछा कि कैप कोशिकाएं पाई जाती है। तो कैप कोशिका किसके अंदर देखने को मिलती है? ऊडोगोनियम के अंदर। नेनिंड्रिया उत्पन्न करते हैं उगोनिया को, एकाइनिट को, जूस्पोर को, या फिर एंथ्रीडिया को? तो ये जो नेनिंड्रिया है ये एंथ्रीडिया को विकसित करते हैं, या फिर जो नर जननांग एंथ्रीडियम और एंथ्रोजोइड्स है वो इस के अंदर जो है नेनेंड्रिया के अंदर उत्पन्न होंगे।
उडोगोनियम सदस्य है, किसका सदस्य है? क्लोरोफाइसी का, फियोफाइसी का, मिक्सोफाइसी का या फिर रोडोफाइसी का? तो ये जो उडोगोनियम है ये क्लोरोफाइसी का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट होता है स्टार आकृति वाला, स्पाइरल या फिर रेटिकुलेट या फिर कप समान का? तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है, जो कि इसका एक फीचर भी है जिससे इसको पहचान सकते हैं। उडोगोनियम का नेनिड्रम किससे उत्पन्न होता है? एंथ्रीडियम से, एंथ्रोजोइड से या फिर उगोनियम से या फिर एंड्रोस्पोर्स? तो ये जो उडोगोनियम का नेनिड्रियम है ये एंड्रोस्पोर से उत्पन्न होता है। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार की नर संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, दो प्रकार की नर संरचनाएं किस में पाई जाती है? उडोगोनिया में, वोल्वोक्स में, वॉचेरिया में या फिर हाइड्रोडिक्टोन की में? तो जो दो प्रकार की नर संरचनाएं है ये उडोगोनियम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन वार्स किससे संबंधित है? उडोगोनियम से, वोलो वोकेल्स से या फिर कैरेलस से या फिर ब्रायोफाइट से? तो जो स्टोन वार्स है ये कैरेलस से संबंधित होते हैं। कारा में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? अमाइलम स्टार द्वारा, बल्बिल्स द्वारा, द्वितीय प्रोटीनिमा या फिर इनमें से सभी? तो जो कारा है उसके अंदर वर्धी प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये अमाइलम स्टार के हेल्प से होती है। कारा में लैगिंग प्रजनन किसके द्वारा होता है? अमाइलम स्टार, न्यूसूल या फिर ग्लोब्यूल या फिर न्यूक्यूल्स या फिर ग्लोब्यूल, दोनों ऑप्शन होंगे इसमें। तो इसमें लैगिंग प्रजनन जो है ये दोनों के थ्रू होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस या फिर ग्लोब्यूल्स दोनों के थ्रू ही होता है। कारा किस में आवृत या फिर कवर्ड रहता है? पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्यूबिरम किस में पाया जाता है? कारा के न्यूक्लियस में, कारा के ग्लोब्यूल्स में या फिर कारा के बल्बिल्स में या फिर कारा के अमाइलम स्टार में? तो ये जो मैन्यूब्रियम है ये कारा के ग्लोब्यूल्स के अंदर पाया जाता है। कारा का पर्णहरिम या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है मेखला यानी गर्डल के आकार का, प्लाइनुमा या फिर सर्पिल या फिर चक्राकार? तो कारा का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है? डिस्कोइडल यानी कि चक्राकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना किस में पाया जाता है? कारा के न्यूक्लियस में या फिर ये कारा के ग्लोब्यूल्स में, कारा के बल्बिल में या फिर कारा के प्रोटीनिमा में? तो जो कारोना है, ठीक है, कारोना है, जो कारोना है ये पाया जाता है, देखो कारा वर्ड है ये कारा, यहीं से कारोना बना है, तो ये कारा के न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, ठीक है। जो कारोना है वो कारा के न्यूक्लियस में पाया जाता है। द्वितीयक प्रोटीनिमा पाया जाता है, ठीक है, द्वितीयक प्रोटीनिमा किसमें होगा? वोल्वोक्स में, कारा में, उडोगोनियम में या फिर एक्टोस्कार्पस के अंदर? तो द्वितीयक प्रोटीनिमा जो है ये कारा के अंदर पाया जाता है, ठीक है, कारा के अंदर पाया जाएगा। कारा के न्यूक्लियस में कितनी कोरोनल कोशाएं पाई जाती है, ठीक है, कितनी कोरोनल सेल्स यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होती है? 2, 3, 5 या फिर 10? ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेल पाई जाती है इसके न्यूक्लियस के अंदर। सार्गासम का मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस कहलाता है? तना, वृत्त या फिर स्टाइप, वृंत वृंत या फिर स्टाइप या फिर पर्पण या फिर इसको समपत्र बोला जाता है? तो सार्गासम का जो मुख्य अक्ष है इसको स्टाइप बोला जाता है यानी वृंत बोला जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गासम का पौधा मुख्य रूप से विभाजित रहता है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 में या फिर 5 भागों में? तो ये 3 भागों में विभाजित रहता है। वायु कोष जिनको एयर ब्लैडर्स बोलते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं मुख्याक्ष में, या फिर प्राथमिक शाखाओं में, द्वितीयक शाखाओं में या फिर स्थानपांग या फिर स्थापनांग में? ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वायु कोष किसके रेफरेंस में? यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं सार्गासम का जो पौधा है उसके रेफरेंस में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इसमें किस पार्ट में पाए जाते हैं? तो ये द्वितीयक शाखाओं के अंदर पाए जाते हैं। वायु कोष या फिर एयर ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है? पौधों को तैरने में मदद करना, पौधों को पानी से बाहर लाने में मदद करना, या फिर यहाँ पे सार्गासम लोंगिफोलम में पत्तियों में परिवर्तन होना, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो वायुकोश या फिर एयर ब्लैडर का काम है, इनमें से कोई नहीं। सार्गासम के अंदर इनमें से इसका कोई काम नहीं होता है। पतर या फिर रिसेप्टेकल्स का मुख्य कार्य है नर और मादा जननांगों की उत्पत्ति करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना, या फिर दोनों ही, ए एंड बी दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रिसेप्टेकल्स या फिर पत्र होते हैं, इनका काम होता है नर और मादा जननांगों की उत्पत्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले भाग को कहते हैं, इसको बोला जाता है मेरिस्टोडम या फिर मेडुला या फिर कॉर्टेक्स या फिर इसको क्रिप्टोब्लास्ट बोला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले भाग को सार्गासम के अंदर मेरिस्टोडम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है, ठीक है, कहाँ होता है? कॉर्टेक्स के अंदर, मेडुला के अंदर, या फिर मेरिस्टोडम के अंदर, या फिर क्रिप्टोब्लास्ट के अंदर। तो संचित भोजन जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर संग्रह करता है। सार्गासम कॉर्टेक्स के अंदर संग्रह करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अध्ययन के महत्वपूर्ण आनुवांशिक अध्ययन में महत्वपूर्ण कवक है, ठीक है, कौन सी महत्वपूर्ण कवक जिसका जो कि आनुवांशिक अध्ययन में यूज की जाती है? एस्पेरिजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा या फिर पेनिसिलियम। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो है ये जो इनहेरिटेंस की स्टडीज होती है, जो आनुवांशिक अध्ययन होते हैं, उसके अंदर ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से या फिर शैवाल से? तो जिब्रेलिन जो है ये सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था। खाए जाने वाला कवक राइजोपस, म्यूकर अगैरिकस या फिर पोरस। तो इनमें से खाई जाने वाला कवक कौन सा है? गैरिकस। शर्करा का किण्वन होता है, किसके द्वारा होता है? म्यूकर द्वारा, यीस्ट द्वारा, राइजोपस या फिर पेनिसिलियम। ठीक है, जो शर्करा है, शुगर है, उनका फर्मेंटेशन कैसे होता है? तो उनका फर्मेंटेशन यीस्ट के थ्रू होता है। पेनिसिलियम प्राप्त किया था फ्लेमिंग ने, हक्सले ने, वॉकमैन ने या फिर ब्राउन ने? तो पेनिसिलियम जो है फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था, फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम इसको प्राप्त किया। पेनिसिलियम प्राप्त की जाती है, ठीक है, कौन सी स्पीसीज से प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम में से, या फिर पेनिसिलियम डाइवर्टिकटम की वजह से, या फिर पेनिसिलियम एक्सपेंसम की वजह से, या फिर पेनिसिलियम क्लेविफोर्मी की वजह से? तो इन चारों में से किस में से पेनिसिलियम प्राप्त की जाती है? तो इन चार स्पीसीज में से जो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम है, इसमें से पेनिसिलियम प्राप्त की जाती है, ठीक है, इससे पेनिसिलियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ और टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।